बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई को डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रिलेटेड आज हमने पढ़ना है न्यूक्लियर फिशन, और न्यूक्लियर फिशन से रिलेटेड हमने फिर फर्दर स्टडी करना है चेन रिएक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिशन टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले हम सिर्फ इसमें से फिशन की टर्म को समझते हैं। फिजिक्स में फिशन को पढ़ने से पहले आपने बायो में भी कई जगह पर और डेली लाइफ में कई जगह पर फिशन को ऑब्जर्व किया है। फिशन का बेसिकली मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ अ बिगर एलिमेंट इनटू टू और मोर देन टू स्मॉलर एलिमेंट्स। आपने बायो में बाइनरी फिशन का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें पेरेंट सेल कन्वर्ट हो जाता है दो स्मॉल साइज डॉटर सेल्स में। ये भी बिल्कुल फिशन का ही प्रोसेस है। आपने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह का प्रोसेस भी ऑब्जर्व किया होगा। इस प्रोसेस में भी डियर स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह एक बिगर एलिमेंट स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, और कुछ इस तरह भी ऑब्जर्व किया होगा। ये सारे प्रोसेस वो हैं जिनमें एक बिगर एलिमेंट स्मॉलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये फिनोमेना कहलाता है फिशन। अगर हम टर्म न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो टर्म देखकर ये पता चलता है कि इसमें न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग की बात होगी। इसमें कोई हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाएगा लाइटर न्यूक्लियाई में। डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ मूव करते हैं तो न्यूक्लियाई या एलिमेंट अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज करता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी होती है जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो तो न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस होता है, लेकिन अगर ये बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाए तो न्यूक्लियॉन्स का आपस में बाइंड होकर रहना मुश्किल हो जाता है। आपने डियर स्टूडेंट पढ़ा कि न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये रिपल्सिव इफेक्ट बिटवीन प्रोटॉन्स ही होता है जो हायर एटॉमिक मास नंबर के केस में न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देता है। अगर हम सिर्फ दो प्रोटॉन्स लें तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी कूलम रिपल्सिव फोर्स। अगर इस आउटवर्ड कूलम रिपल्सिव फोर्स को कोई इनवर्ड फोर्स बैलेंस कर दे तब तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई रहेगा। लेकिन अगर कोई भी इनवर्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो ये दो प्रोटॉन ही एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इफेक्ट शो करेंगे कि प्रोटॉन कुछ इस तरह हायर वेलोसिटी के साथ 8000 माइल्स पर सेकेंड के साथ मूव कर जाएगा। सो आपने देखा कि अगर सिर्फ दो प्रोटॉन्स हों तो उनका रिपल्सिव इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही आप हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ जाएं, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम को ही कंसिडर करें। यूरेनियम में एग्जिस्ट करते हैं 92 प्रोटॉन्स। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये 92 प्रोटॉन्स आपस में बाइंड होकर रहें और इनका रिपल्सिव इफेक्ट इनको डिसइंटीग्रेट न करवाए? होता ही यही है कि जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ जाते हैं तो इन प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से रिपल्सिव इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि न्यूक्लियाई के लिए स्टेबल होकर रहना मुश्किल हो जाता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस स्टार्ट लेता है।
अब देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया और इसके पीछे क्या रीजंस थी। न्यूक्लियर फिशन बेसिकली लिंक्ड है 1932 में, जब जेम्स शेडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। जैसे ही न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो एक और साइंटिस्ट एनरिक फर्मी ने इस न्यूट्रॉन को डिफरेंट एलिमेंट्स पर फॉल किया। जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स पर फॉल किया गया तो ये एनरिक फर्मी ने ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रखा गया और 1939 में दो साइंटिस्ट ऑटो हर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने यूरेनियम के सॉल्यूशन पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया। इस यूरेनियम सॉल्ट सॉल्यूशन पर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इस सॉल्यूशन में मल्टीपल न्यू एलिमेंट्स जनरेट हो गए हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स कौन से थे, इनका साइज क्या था, ये अभी तक पता नहीं था। फिर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि इसमें जो एक एलिमेंट मूव कर रहा है वो है रेडियम का। लेकिन बाद में पता चला कि ये रेडियम नहीं बल्कि बेरियम था। जब बेरियम कंप्लीटली डिटेक्ट हो गया तो ये पता चला कि यूरेनियम 235 जो यूज किया गया था वो तो एक बिगर एलिमेंट था, तो उस बिगर एलिमेंट से ये एक स्मॉल बेरियम किस तरह बन गया। ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस के बाद, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस के बाद ये पता चला कि उस यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया था उसमें मल्टीपल स्मॉलर एलिमेंट्स बने और उन स्मॉलर एलिमेंट्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनाया गया। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने एटॉमिक मास नंबर को ड्रॉ किया है और वाई एक्सिस पर परसेंटेज इंटेंसिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट है। इसमें ग्राफ के ऊपर जो क्रॉस के साइंस हैं वो उन एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो उस यूरेनियम सॉल्ट के अंदर ऑब्जर्व किए गए। अगर आप एटॉमिक मास नंबर 140 को देखें तो 140 की जो कंसंट्रेशन है वो अराउंड 6% है। इसका मतलब कि उस सॉल्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स थे और उन सब के साइज एक दूसरे से डिफरेंट थे। यहां से ये पता चला कि यूरेनियम बेसिकली स्प्लिट हो गया है और इस यूरेनियम स्प्लिटिंग को कहा गया न्यूक्लियर फिशन। तो ये तो था कि किस तरह न्यूक्लियर फिशन इन यूरेनियम फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया। बाद में ये पता चला कि यूरेनियम 235 पर जब हम एक स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो सिर्फ किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्प्लिट नहीं होता, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाए तो वो कुछ इस तरह इक्वल साइज के डॉटर एलिमेंट्स में, स्टेबल एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब न्यूट्रॉन फॉल किया जाए तो एक कंपैरेटिवली बिगर हो और एक कंपैरेटिवली स्मॉलर डॉटर स्टेबल एलिमेंट बने। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर फॉल किया जाए तो वो कुछ इस तरह स्प्लिट हो, यानी एक बहुत ही स्मॉल डॉटर एलिमेंट बने और एक बहुत ही बिगर बने। ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थी जो यूरेनियम 235 की स्प्लिटिंग से लिंक की गई। अब हम जानते हैं कि यूरेनियम 235 पर जब एक स्लो न्यूट्रॉन इंसिडेंट किया जाता है तो वो पहले कन्वर्ट होता है यूरेनियम 236 में और फिर वो इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है along with the release of neutrons and different huge amounts of energies। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर आप उसको देखें तो उसमें जैसे ही यूरेनियम 235 पर एक स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया गया वो यूरेनियम 236 बना और फिर यूरेनियम 236 डिसइंटीग्रेट हुआ
बेरियम में, क्रिप्टॉन में, 3 न्यूट्रॉन में, along with the release of energy। इस इक्वेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर हमने वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम वो एनर्जी कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन में यूरेनियम 235 बिहेव कर रहा है एज अ पेरेंट एलिमेंट और बेरियम और क्रिप्टॉन बिहेव कर रहे हैं एज डॉटर एलिमेंट। इसमें यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आप पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है कि यूरेनियम 235 का हर न्यूक्लियॉन दूसरे न्यूक्लियॉन के साथ बाइंड हुआ है विद दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, या उन्हें बाइंड करने के लिए इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई थी। और दूसरे जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस लें तो हमें पता चलेगा टोटल एनर्जी इमिटेड पर न्यूक्लियॉन। अगर आप गौर करें तो बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि बेरियम और क्रिप्टॉन यूरेनियम के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हैं। अब आपने जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी को यूज करते हुए एनर्जी इमिटेड पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट किया तो वो है 8.5 माइनस 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये बनेगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो है कि इतनी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एमिट होती है, लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि यूरेनियम 235 में टोटल जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसका मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो है 235। तो ये 235 जब डिसइंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसके लिए आप 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिंपली 235 से मल्टीप्लाई कर दें, then you will get the total energy released when one uranium nuclei splits into barium and krypton, और वो एनर्जी है 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे राउंड ऑफ करके हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि सिर्फ एक यूरेनियम के डिसइंटीग्रेट होने से अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, और इस इक्वेशन में आपको 3 न्यूट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने चेन रिएक्शन को भी स्टडी करना है। बेसिकली ये वो 3 न्यूट्रॉन्स हैं जो फर्दर एक चेन रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट कर रहा है तो डियर स्टूडेंट, बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ क्या बने हैं? 3 न्यूट्रॉन्स। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर जैसे ही मूव करेंगे तो ये 3 और यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उन 3 यूरेनियम को डिसइंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास 3 यानी टोटल 9 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, और ये 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर 9 यूरेनियम एटम्स को डिसइंटीग्रेट करेंगे और एक ह्यूज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जनरेट होगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 यानी एक ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है चेन रिएक्शन। और ये चेन रिएक्शन डियर स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरा कहलाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, जहां आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और जो दूसरा है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, जहां आप ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते और एक अनकंट्रोल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह यूरेनियम 235 में फिशन का प्रोसेस एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है।
अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को आप कंट्रोल्ड वे में यूज करना चाहते हैं या अनकंट्रोल्ड वे में यूज करके एक बॉम्ब की शक्ल देना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टर्म है क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस क्या चीज है? बेसिकली जब हमने एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए और उसमें कंडीशन ये है कि जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएं और 1 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम फ्यूल में फिशन का प्रोसेस करता जाए। इस प्रोसेस को अटेन करने के लिए कि 3 में से सिर्फ 1 न्यूट्रॉन फिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करे, पहले हमने यूरेनियम रॉड को कुछ इस तरह यूज किया। ये एक शीट की फॉर्म है। इसमें जैसे ही एक स्लो न्यूट्रॉन एंटर हुआ उसने एक यूरेनियम में फिशन किया और इन 3 न्यूट्रॉन के पास फर्दर फिशन को एक चेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करने के लिए कोई भी यूरेनियम अवेलेबल नहीं है। तो फिर सोचा गया कि इस फ्यूल की शेप को हम कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस यू शेप फ्यूल में जब आपने एक न्यूट्रॉन हिट किया तो आपने देखा कि एक यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन से जो 3 न्यूट्रॉन्स बने उनमें से 2 न्यूट्रॉन तो बाहर इमर्ज हो गए, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन आगे मूव कर रहा है जो दूसरी ब्रांच ऑफ यू में मौजूद यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन इस न्यूट्रॉन की वजह से भी एमिट होने वाले न्यूट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गए और वो फर्दर फ्यूल अवेलेबल ना पाते हुए कोई और फिशन ना कर पाए। सो इसका मतलब है कि अगर हम शीट की शक्ल में या इस यू शेप में फ्यूल को यूज कर रहे हैं तो एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन कंटिन्यू करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना हम एक स्फेरिकल शेप में फ्यूल को प्लेस करें। जब आपने स्फेरिकल शेप में फ्यूल को प्लेस किया तो इस फ्यूल में जब एक न्यूट्रॉन ने फिशन के प्रोसेस को इनिशिएट किया तो एमिट होने वाले मल्टीपल न्यूट्रॉन्स सिस्टम में से बाहर आए और सिस्टम के अंदर अगेन एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि यूरेनियम की अमाउंट कम थी। यूरेनियम की अमाउंट कम होने की वजह से सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। शेप तो एक्सेप्टेबल थी क्योंकि ये वो शेप थी जिसमें न्यूट्रॉन 3 डायमेंशंस में जिस डायरेक्शन में भी जाएगा उसको यूरेनियम फ्यूल मिलेगा। सो कहा यह गया कि इसका मैस थोड़ा सा हम इंक्रीज कर दें। जैसे ही मैस को इंक्रीज किया तो एमिट होने वाले 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन सिस्टम से बाहर आना और 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन को जनरेट करना स्टार्ट हुआ। ये अमाउंट ऑफ मैस जो एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करवा रही थी, इस अमाउंट ऑफ मैस को कहा गया क्रिटिकल मैस। और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस है जो एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन किसी सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मैस ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड है वो कहलाता है क्रिटिकल मैस। और इसी मैस ऑफ यूरेनियम के वॉल्यूम को बोला जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। और आपने इस प्रोसेस में देखा कि 3 में से 1 न्यूट्रॉन फर्दर फिशन करेगा और 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवा लिए जाएंगे। और जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को ही कंसिडर करते हैं और सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को अटेन करने के लिए हमने न्यूट्रॉन की जो अमाउंट एब्जॉर्ब करवानी होती है उसके लिए हम कैडमियम रॉड्स को यूज करते हैं, क्योंकि कैडमियम वो मटेरियल है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है और वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद अनस्टेबल भी
नहीं होता। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनकंट्रोल्ड इस रिएक्शन को छोड़ देंगे और न्यूट्रॉन के नंबर को एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, दे विल मूव अनकंट्रोल्ड, तो एक अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही जनरेट होगी जो कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। आपने पढ़ा ही होगा कि हिरोशिमा पर जब फर्स्ट बॉम्ब गिराया गया था तो कुछ इस तरह ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई थी। इसमें मरने वालों की तादाद की कोई लिमिट नहीं थी। सो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिशन वो प्रोसेस है जिसको अगर यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए तो बहुत ही एडवांटेज है, लेकिन अगर यूजफुल पर्पसेस से हट जाएं तो ऑब्वियसली ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि न्यूक्लियर फिशन क्या है और इसमें चेन रिएक्शन किस तरह जनरेट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।